everyone, so today in this video we are going to start हॉलमार्क ऑफ कैंसर। ठीक है, अब हॉलमार्क ऑफ कैंसर के हमारे पास कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में वाइवास वगैरह में पूछ सकते हैं कि हॉलमार्क ऑफ कैंसर के कौन से पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली, बट अभी सिर्फ नेम्स कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ सिग्नल। ठीक है, पहले नाम याद कर लो, नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरी पॉइंट की हो जाएगी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ सिग्नल, insensitization to inhibitory growth signal, evasion of apoptosis, limitless replicative potential, sustained angiogenesis, ability to invade and metastasize, evasion of immune system, genomic instability and अल्टर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब मैं नेम मतलब ये क्या मतलब है ना, इन हर पॉइंट का वो थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ सिग्नल के मतलब खुद ब खुद जो है वो नए ग्रोथ सिग्नल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इनसेंसिटाइजेशन टू इनहिबिटरी ग्रोथ सिग्नल, मतलब इनहिबिटरी ग्रोथ सिग्नल जो है ना वो उसके अगेंस्ट जो है ना काम करना छोड़ देती है बॉडी। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं ना। एवेजन ऑफ एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस नहीं होती, मतलब सेल डेथ ही नहीं होती। ठीक है, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, मतलब रेप्लिकेट वो जो हमारे पास वो होती है ना क्रोमोसोम, उसकी डिवीजन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो जाती है, मेटास्टेसिस और इन्वेजन होना शुरू हो जाती है, इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना छोड़ देता है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अल्टर हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ सिग्नल। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ सिग्नल में ये 4 पॉइंट्स हैं एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, सबसे पहले हमारे पास होता है ग्रोथ फैक्टर एंड टायरोसिन काइनेज। ये मैं बता दूंगा ना कि ग्रोथ फैक्टर और टायरोसिन काइनेज में क्या होता है। फिर इसके बाद हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, एनसाइक्लिन काइनेज होते हैं। क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर्स एंड टायरोसिन काइनेज होता है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ फैक्टर एंड टायरोसिन काइनेज होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है और न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और इसके अलावा साइक्लिन एंड साइक्लिन काइनेजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। नॉर्मली जो हमारे पास हमें पता है ना कि जो ग्रोथ सिग्नल्स या ग्रोथ फैक्टर्स जो बनते हैं वो पैराक्राइन बनते हैं, मतलब दूसरे साइडों पे जो सेल्स होते हैं ना उनसे बनते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग शुरू हो जाती है, मतलब सेल अपने ग्रोथ फैक्टर्स खुद बनाते हैं। जैसे ग्लाइब्लास्टोमा में ना प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और सार्कोमास जितने भी होते हैं ना तो उसमें ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि इवन अगर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं भी बन रहे हैं ना, मतलब अगर ग्रोथ फैक्टर्स नहीं भी बन रहे तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है ना ये रिसेप्टर स्टिमुलेटर ऑन्कोजेंस बन जाएंगे, मतलब एक ऑन्कोजेंस बन जाएंगे जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करना शुरू हो जाएंगे, जिसमें हमारे पास होता है RET, C-KIT, ERBB1, ERBB2। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स वाला ग्रोथ फैक्टर्स। अब इसके बाद हम करते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन, डाउन स्ट्रीम ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। अच्छा, अब ये डाउन स्ट्रीम ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स होते हैं ना, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है टायरोसिन काइनेज वाला सिस्टम जिसमें रास आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास ABL BCR वाला सिस्टम आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं ABL और BCR वाला सिस्टम। अच्छा, ये हमारे पास रॉबिन्स में ये डायग्राम बनी हुई है ABL BCR सिस्टम वाली। इसको क्या होता है, इसको आप 9-22 ट्रांसलोकेशन भी कहते हो। जैसे अब ये 9 है ना, क्रोमोसोम 9 है, जिसको आप ABL भी लगा हुआ है। ठीक है, ABL ऑन्कोजेन इसके साथ लगा हुआ है और इसके साथ ये 22 जो है ना क्रोमोसोम के साथ BCR लोग आया है। ठीक है, अच्छा, अब 9-22 ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो 9 है ना इसका ये पार्ट और जो 22 है उसका ये पार्ट मिल के हमारे पास ये बना देते हैं। देखो, ये पार्ट और ये पार्ट मिल के ये बना देते हैं और बाकी ये बन जाता है। ठीक है,
मतलब 9 to 22 ट्रांसलोकेशंस होती हैं, मतलब इसका ये पार्ट इसके साथ मिल जाता है और इसका ये पार्ट इसके साथ मिल जाता है, ठीक है। अब जब 9 to 22 ट्रांसलोकेशंस होती हैं ना, तो हमारे पास जो BCR लोकस होता है और ABL ऑन्कोजेंस जो होते हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि ये ABL ऑन्कोजेन है और ये BCR लोकस है, ये आपस में कंबाइन करने हैं हम लोगों ने, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे ना, तो हमारे पास BCR ABL हाइब्रिड जीन बन जाएगा, जिसकी वजह से टायरोसिन काइनेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और प्रोलिफरेशन हो जाएगी। इसको आप इन शॉर्ट वे ABL2 BCR ट्रांसलोकेशंस कहते हो, जिसकी वजह से टायरोसिन काइनेज का लेवल ज़्यादा होता है और सेल प्रोलिफरेशन जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है ना, वो हमारे पास है टायरोसिन काइनेज वाला सिस्टम। अच्छा, टायरोसिन काइनेज वाला सिस्टम तो हमें प्रीवियस नॉलेज से हमने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ग्रोथ फैक्टर आता है, वो क्या करता है कि वो हमारे पास एक्टिवेट करता है रास को, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, इनएक्टिवेटेड रास को एक्टिवेटेड रास में कन्वर्ट कर देता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक्टिवेटेड रास जो होता है वो इनएक्टिवेटेड में कन्वर्ट हो जाता है जब इसकी ये जो GTP लगा है ना, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक है। मतलब एक्टिवेटेड रास जो होते हैं ना, इसके साथ GTP अटैच होता है, ठीक है। अब अगर GTP के हाइड्रोलिसिस हो जाए ना, तो हमारे पास क्या होगा, इसके साथ GDP अटैच हो जाएगा और ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने कहा ना कि डाउन रेगुलेशन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन था ना, तो अब डाउन रेगुलेशन जब हो जाती है तो इसकी वजह से रास एक्टिवेटेड फॉर्म में ही रह जाता है, और जब रास एक्टिवेटेड फॉर्म में रह जाता है तो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक मैप काइनेज पाथवे होता है और एक PI3 काइनेज पाथवे होता है। मैप काइनेज में हमारे पास रास से राफ बनता है और उससे मैप काइनेज बनता है, ठीक है। और PI3 काइनेज से पहले PI3 काइनेज बनता है, फिर AKT बनता है और फिर mTOR बनता है, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन होके ना, इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, MYC प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, अल्टीमेटली हमारे पास सेल साइकिल की प्रोग्रेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट्स में जो दो बातें हमने की थी डाउन स्ट्रीम ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन में, एक तो ABL BCR ट्रांसलोकेशन थी 9 to 22 ट्रांसलोकेशन, और एक रास वाला सिस्टम था जिसमें रास का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मैंने बनाया हुआ भी है ना यहाँ पे, रास का लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मैप काइनेज पाथवे और PI3 काइनेज पाथवे का लेवल ज़्यादा हो जाता है, अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शंस होती हैं, MYC प्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और सेल साइकिल प्रोग्रेशन होती है। अच्छा, अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, अब न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास एक एरिया ऑफ द DNA के साथ बाइंड हो जाते हैं ना, ठीक है, और उसकी वजह से हमारे पास वो ट्रांसक्रिप्शन को ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, अब ये एरिया ऑफ द DNA के साथ बाइंड हो गए हैं जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हो गई है, अल्टीमेटली MYC प्रोटीन या MYC जीन बन जाता है। अब MYC जीन के कुछ फंक्शंस होते हैं, 4 फंक्शंस है, बहुत ईजी हैं, इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, साइक्लिन D जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और टेलोमरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, एक्टिवेट टेलोमरेज। दोबारा बता देता हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो जाती है, साइक्लिन D का लेवल ज़्यादा हो जाता है, सोमैटिक सेल्स जो होते हैं प्लूरिपोटेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और टेलोमरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों ने किया था ना, उसमें हमने साइक्लिन और साइक्लिन काइनेज का लेवल किया था ना। अब हमें पता है नॉर्मली सेल साइकिल में हमें साइक्लिन और साइक्लिन काइनेज चाहिए होते हैं ताकि सेल साइकिल की प्रोग्रेशन हो, लेकिन हमें एक हद तक सेल साइकिल चाहिए होती है, ठीक है। अगर सेल साइकिल जो है वो ज़्यादा हो रही होगी ना, तो हमारे पास डिफरेंट साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर्स होते हैं, CDK इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि CDK इनहिबिटर्स में हमारे पास P21, 27, 57 होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी इनहिबिटर्स होते हैं, P16, 15, 16, 18, 19, ये भी इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। ये इनहिबिटर्स होते हैं जो चाहिए होते हैं हमें इनहिबिटर्स के लिए, लेकिन इनहिबिशन के लिए, लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो इनहिबिटर्स होते हैं काम नहीं करते, जिसकी वजह से साइक्लिन और साइक्लिन काइनेज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली हमारे पास जो कैंसर है ना, वो हमारे पास शुरू हो जाता है, और ये हमारा पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गया। हम लोगों ने क्या कहा था, सेल्फ सफिशेंसी ऑफ द ग्रोथ सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले ना हम लोग एक दो डेफिनेशंस कर लेते हैं। एक है प्रोटो ऑन्कोजन और एक होती है ऑन्कोजन। अच्छा, प्रोटो ऑन्कोजन जो होते हैं ना, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं फॉर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं ग्रोथ और प्रोलिफरेशन के लिए, ठीक है। अच्छा,
और ऑन्कोजेंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर म्यूटेशन हो गई है ना प्रोटो ऑन्कोजेंस में, तो हमारे पास ऑन्कोजेंस बन जाएंगे, ठीक है। अब ऑन्कोजेंस जो होते हैं ना, जब म्यूटेशन हो जाती है प्रोटो ऑन्कोजेंस में, तो ऑन्कोजेंस बन जाते हैं, ठीक है। अब ऑन्कोजेन जो होते हैं वो सेल की अनकोऑर्डिनेटेड वे में ग्रोथ इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है, सही है, इवन आफ्टर सिजेशन ऑफ द सिग्नल। अब ऑन्कोजेंस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना, ये तो हमने पीछे कर भी लिए थे ना, RET था, सीकेट था, ERBB1 था, ERBB2 था। इसके अलावा अगर म्यूटेशन ऑफ RB जीन हो जाए या P53 WT1 WT2 की म्यूटेशन हो जाए, NF1 NF2 की म्यूटेशन हो जाए, APC की म्यूटेशन हो जाए, तो हमारे पास उनको भी हम ऑन्कोजेंस ही कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसेंसिटाइजेशन टू इनहिबिटरी ग्रोथ सिग्नल करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, so in this video we are going to start the insensitivity to inhibitory growth signal, ठीक है। ये हमारे पास हॉलमार्क ऑफ कैंसर का सेकंड पॉइंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ सिग्नल पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास नॉर्मली जो होते हैं ना ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो हमारे पास कैंसर को स्प्रेड होने से रोकते हैं, लेकिन अगर इन सेल्स में म्यूटेशन हो जाए ना तो वो हमारे पास कैंसीरियस हो सकते हैं, मतलब वो ऑन्कोजेनिक हो सकते हैं, ठीक है, वो ऑन्कोजेन में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? RB होता है, P53 होता है, WT1 WT2 होता है, इसके अलावा NF1 NF2 होता है, BRCA1 BRCA2 होता है, APCs होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग करते हैं RB जीन, ठीक है। RB जीन जो होती है ना, अब इसकी जो है ना गवर्नर ऑफ द जीनोम है, ठीक है, गवर्नर ऑफ द जीनोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 13 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम लोग सारे के सारे कर लेंगे। इसमें हम RB जीन में हम लोगों ने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक है। एक इसकी म्यूटेशन को डिस्कस करना है, एक इसकी CDK काइनेज हाइपरफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करना है, और एक इसकी इनएक्टिवेशन करनी है बाय डिफरेंट जीन्स होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास आते हैं म्यूटेशन। देखो, एक हाइपोथेसिस था, टू हिट हाइपोथेसिस बाय नॉटसन। उसने क्या कहा था कि नॉर्मली हमारे पास म्यूटेशंस जो होती है ना, वो एक तो हेरिडिटरी म्यूटेशन होती है और एक स्पोरैडिक म्यूटेशन होती है। देखो, हमारे पास 2 एलील्स होते हैं RB जीन के, ठीक है। अब बंदा अगर बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके दोनों एलील्स ठीक होते हैं ना, तो उसको कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो कम होती है, ठीक है। अब 2 हिट हाइपोथेसिस में इसने क्या कहा था, हेरिडिटरी एंड स्पोरैडिक। हेरिडिटरी में जब बच्चा पैदा हुआ था तो उसका एक एलील जो था वो डिफेक्टिव था RB जीन का, लेकिन एक एलील नॉर्मल था। अब अगर इसमें जो है ना फर्स्ट हिट हुई है ना म्यूटेशन की ना, तो फर्स्ट हिट से ही इसका ये दूसरा एलील जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, डिफेक्टेड हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास RB जीन जो है वो अपना काम करना छोड़ देगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्पोरैडिक में क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दोनों एलील्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट हिट म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से एक एलील ख़राब हो जाता है, फिर होती है सेकेंड हिट म्यूटेशन जिसकी वजह से दोनों एलील्स ख़राब हो जाते हैं। अल्टीमेटली RB जीन जो होता है वो अपना काम करना छोड़ देता है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास हम लोगों ने तो म्यूटेशंस वाला किस्सा कर लिया है ना। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि RB जीन जो होता है ये हमारे पास E2 फैक्टर के साथ बाइंड होता है। देखो, अब ये डायग्राम मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद जो मैंने ये बनाई हुई है ना, ये भी हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। इस वेट गिव मी अ सेकंड। देखो, ये रॉबिन्स की डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, RB जीन जो होता है ना, ये हमारे पास नॉर्मली जो होता है ना, ये E2 फैक्टर के साथ बाइंड होता है, ये नॉर्मली है, ठीक है। E2 फैक्टर के साथ बाइंड होता है, ठीक है। अब E2 फैक्टर के साथ जब ये बाइंड होता है ना, तो ये अब ये हाइपोफॉस्फोराइलेटेड है, मतलब इसमें 2 पोटेशियम्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब E2 फॉस्फोराइलेट मैं इस अपनी डायग्राम से बता देता हूँ, इसके अंदर रियली इसी बुक में ज़रा डिफरेंट बनाई हुई है ना। देखो, ये देखो, पहले हाइपोफॉस्फोराइलेटेड होता है RB जीन, ठीक है। तो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड मतलब उसके साथ जगह खाली है ना, तो इसमें हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंड हिस्टोन ट्रांसमिथाइलेज अटैच हो जाते हैं, हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंड हिस्टोन ट्रांसमिथाइलेज, जिसकी वजह से E2 फैक्टर रिलीज़ ही नहीं होता। जब E2 फैक्टर रिलीज़ नहीं होता तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। मतलब RB जीन कैंसर को स्प्रेड होने से रोक रहा था ना, तो वो क्या करता है कि वो पहले हाइपोफॉस्फोराइलेटेड होता है, फिर इसके साथ हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंड ट्रांसमिथाइलेज अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से E2 फैक्टर रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब कैंसर होता है ना, तो अब जब कैंसर होता है ना, तो कैंसर में क्या होता है कि E2 फैक्टर जो होता है वो RB जीन के साथ तो अटैच होता है, लेकिन RB जीन जो होता है ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड होता है, मतलब बहुत सारे इसके साथ
फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो अटैच होते हैं। जब इसके ये हाइपर फॉस्फोराइलेटेड होगा ना, तो इसकी वजह से अब तो जगह ही नहीं बची कि हिस्टोन डी एस्टाइलेज या हिस्टोन ट्रांसमिथाइलेज जो है वो अटैच होगा ना। जब वो दोनों अटैच नहीं होंगे तो E2 फैक्टर जो है वो ईजिली रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि हिस्टोन डी एस्टाइलेज और ट्रांसमिथाइलेज ही रिक्वायर्ड थे ताकि E2 फैक्टर रिलीज़ ना हो। लेकिन अगर ये दोनों अटैच नहीं होंगे तो E2 फैक्टर ईजिली रिलीज़ हो जाएगा। जब वो ईजिली रिलीज़ हो जाएगा तो वो जाके अटैच हो जाएगा पार्ट ऑफ द DNA के साथ, ट्रांसक्रिप्शन होंगी और कैंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं HPV16 एंड HPV-E7। HPV16 एंड HPV-E7 ये दोनों जो होते हैं ना, हमारे पास क्या करते हैं कि ये भी आरबी जीन की इनएक्टिवेशन करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आरबी जीन जो होता है क्रोमोसोम नंबर 13 पे होता है, और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, ग्लायोब्लास्टोमा वगैरह हो सकता है, ब्रेस्ट एंड ब्लैडर कैंसर हो सकता है। दोबारा बताता हूँ, रेटिनोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ऑस्टियोसार्कोमा एंड ब्रेस्ट एंड ब्लैडर कैंसर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। बुक की डायग्राम तो रह गई थी ना जो बुक में बनी हुई है, सेम डायग्राम जो मैंने बनाई थी वही डायग्राम है, लेकिन बुक में मतलब वही चीज़ हम लोग दोबारा कर लेते हैं। देखो, E2 फैक्टर आरबी जीन के साथ अटैच था। जब आरबी जीन हाइपोफॉस्फोराइलेटेड तो हमारे पास हिस्टोन ट्रांसमिथाइलेज और हिस्टोन डी एस्टाइलेज जो है वो जाके अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से E2 फैक्टर रिलीज़ नहीं होता। जब E2 फैक्टर रिलीज़ नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होती। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि आरबी जीन जो होता है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ग्रुप्स अटैच नहीं होते। ठीक है, इसकी वजह से E2 फैक्टर ईजिली रिलीज़ हो जाता है और हमारे पास कैंसर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग करते हैं P53। ठीक है, अब देखो P53 जो है ना, ये हमारे पास होता है गार्डियन ऑफ द जीनोम। ठीक है, आरबी जीन था गवर्नर और P53 है गार्डियन। ठीक है। अच्छा, अब देखो P53 का हम लोग नॉर्मल मैकेनिज्म कर लेंगे और कैंसर में फिर क्या होता है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि P53 क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर डैमेज हो गया DNA को ना, तो डैमेज की वजह से हमारे पास क्या होता है कि P53 एक्टिवेट हो जाता है। अब P53 जब एक्टिवेट होता है तो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक ये हमारे पास सेनेसेंस करवाता है, इन अनरिस्पॉन्सिव सेल डेथ जो हो जाती है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट इसमें क्या करवाया है, सेनेसेंस करवाई है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड इसने P21 की एक्टिवेशन करवा दी है। ठीक, P21 हम प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके थे कि ये हमारे पास CDK काइनेज इनहिबिटर है। जब CDK काइनेज इनहिबिटर की एक्टिवेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो जो एबनॉर्मल DNA बना था ना, एबनॉर्मल डैमेज वगैरह जो हो गई थी, तो वो उसकी स्प्रेड नहीं होगी, उसकी डिस्ट्रक्शन वगैरह शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास DNA के रिपेयर का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली अगर DNA का रिपेयर प्रोसेस भी हो जाएगा, P53 जो है वो P21 की भी एक्टिवेशन करा देगा, तो अल्टीमेटली नॉर्मल सेल बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन, बैक हो गया, बैक्स वगैरह हो गया। ठीक है, तो उनकी पूमा वगैरह हो गया, तो उनकी भी एक्टिवेशन करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाती है। एपोप्टोसिस होगी तो डैमेज DNA जो बना हुआ है ना, तो उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास कैंसर नहीं होगा ना। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया ना, तो कैंसर में क्या होता है कि P53 जो है वो इनएक्टिवेटेड, मतलब P53 तो उसकी तो म्यूटेशन हो चुकी होती है, जैसे इस मैंने डायग्राम में भी बनाया हुआ ना, कैंसर हुआ है, कैंसर में डैमेज DNA बना है, लेकिन P53 एक्टिवेट ही नहीं हुआ हुआ क्योंकि उसकी म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से DNA डैमेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, सेल साइकिल जो है वो कंटिन्यू हो गई और कैंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब P53 की वजह से जो कैंसर होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं लीफ रोमानी सिंड्रोम। ठीक है, अब लीफ रोमानी सिंड्रोम जो होते हैं वो कौन कौन से कैंसर कॉज करते हैं? लिवर लंग्स कैंसर करते हैं, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर करते हैं, और हमारे पास कोलॉन एंड रेक्टल। दोबारा, लिवर, लंग्स, ब्रेस्ट एंड ओवरी एंड कोलॉन एंड रेक्टल कैंसर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं NF1 NF2 पे। ठीक है, NF1 जो होता है ना, ये इनएक्टिवेटेड रास को एक्टिवेटेड रास को नॉर्मली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए ना, तो हमारे पास जो एक्टिवेटेड रास होता है ना, इनएक्टिवेटेड में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। जब वो इनएक्टिवेटेड में कन्वर्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कैंसर होगा ना। इसके अलावा जो NF2 होता है ना, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है ई कैडहेरिन मीडिएटेड
कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को, मतलब जो ई कैडहेरेंट मीडिएटेड कॉन्टैक्ट हो रहा था ना तो उसको इनहिबिट करवा रहा होता है, ठीक है। लेकिन म्यूटेशन अगर इसकी वजह से हो जाए तो न्यूरोफिब्रोमेटोसिस हो जाता है, ठीक है। दोनों NF1 NF2 दोनों की वजह से हमारे पास न्यूरोफिब्रोमेटोसिस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं APC पे। अच्छा, अब देखो APC में क्या होता है कि हमारे पास देखो ये नॉर्मली WNT रिसेप्टर है, ठीक है। ये APC है और इसके साथ बीटा कैटेनिन अटैच होता है, ठीक है। अब अगर इसके साथ रिसेप्टर के साथ कोई लाइगेंड अटैच ही नहीं होगा ना तो हमारे पास बीटा कैटेनिन जो है वो APC से रिलीज़ ही नहीं होगा। जब बीटा कैटेनिन जो है वो APC से रिलीज़ नहीं होता ना तो हमारे पास क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशंस होंगे ही नहीं, तो प्रोलिफरेशन भी नहीं होगी। लेकिन अगर लाइगेंड आके अटैच हो गया WNT के साथ ना तो ऑब्वियसली APC से बीटा कैटेनिन रिलीज़ हो जाएगा और प्रोलिफरेशन जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास APC में म्यूटेशन हो गई है, जैसे कैंसर में APC में म्यूटेशन हो जाती है तो बीटा कैटेनिन ऑब्वियसली रिलीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस हो जाएंगी एंड अल्टीमेटली हमारे पास कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एंड में हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा भी आ जाता है, ठीक है। इसकी अगर म्यूटेशन हो जाए नॉर्मली तो ये क्या करता है कि ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है CD के काइनेज इनहिबिटर्स को, मतलब CDK काइनेज इनहिबिटर्स को जो है वो एक्टिवेट कराता है। इसके अलावा ये हमारे पास ग्रोथ स्टिमुलेटरी सिग्नल्स जो होते हैं ना साइक्लिन और MYC उसको भी डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब साइक्लिन काइनेज इनहिबिटर्स को एक्टिवेट कर रहा है और साइक्लिन और MYC को डीएक्टिवेट करा रहा है। लेकिन कैंसर में क्या होता है, अब इस वीडियो में हम लोग जो है ना इवेजन ऑफ सेल डेथ करेंगे, जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, हॉलमार्क ऑफ कैंसर का। देखो इसमें क्या होता है इवेजन ऑफ सेल डेथ में, मतलब हमारे पास जो है वो P53 का लेवल कम हो जाता है, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का लेवल कम हो जाता है और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है। दोबारा बता देता हूँ कि इवेजन ऑफ सेल डेथ मतलब एपोप्टोसिस होती नहीं है तो प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का लेवल कम हो जाएगा ना, और P53 का लेवल भी कम हो जाएगा और एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स BCLX और BCL2 उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, लिमिटलेस रिप्लिकेटिव पोटेंशियल। ये बहुत ज़्यादा ईजी है और रॉबिन्स में एक डायग्राम बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा इजी है। देखो नॉर्मली हमारे पास जब क्रोमोसोम डिवाइड होता है ना तो हमारे पास क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं टीलोमर। जब क्रोमोसोम डिवाइड करता है ना तो टीलोमर का जो होता है ना आहिस्ता आहिस्ता साइज जो होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल की बात हो रही है, जब टीलोमर का साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारे पास क्रोमोसोम और ज़्यादा और डिवाइड कर ही नहीं पाते, ठीक है। जब वो और ज़्यादा डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो वो सेनेसेंस में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर कैंसर है ना तो कैंसर में लिमिटलेस रिप्लिकेटिव पोटेंशियल होती है, तो टीलोमेरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जब टीलोमेरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना तो हमारे पास जो है ना ये अगर क्रोमोसोम ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी है ना, मतलब ऑब्वियसली अगर इसका टीलोमर का साइज़ कितना छोटा हो गया ना, अगर इसका टीलोमर का साइज़ छोटा भी हो गया ना तो ये क्या होगा कि हमारे पास टीलोमरेज की एक्टिविटी की वजह से डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन जाएगा, मतलब ये 4 थे ना तो 4 से 2 बन गए। अब डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज में जाएंगे, मेटाफेज एनाफेज में जाएगा। अब एनाफेज जो होगा ना, अगर टीलोमरेज की एक्टिविटी अभी भी बहुत ज़्यादा है ना तो हमारे पास ये कैंसर मज़ीद स्प्रेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर टीलोमरेज की एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है ना तो हमारे पास माइटोटिक कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नॉर्मली हमारे पास टीलोमर का साइज होता है डिवीजन की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो क्रोमोसोम जो होता है सेनेसिस पे चला जाता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है टीलोमरेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बन जाता है, जिसकी वजह से मेटा फेज में जाता है, फिर एनाफेज, इसके बाद हमारे पास होता है अगर टीलोमरेज की लेवल अभी भी ज़्यादा है तो अब कैंसर की प्रोग्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर टीलोमरेज की लेवल जो है वो कम हो गया है तो क्या होगा कि माइटोटिक कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी और कैंसर स्प्रेड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एंजियोजेनेसिस होती है कैंसर में। एंड देखो ट्यूमर सेल जो होते हैं ना वो 1 to 2 mm जो है ना वो मतलब विदाउट ब्लड सप्लाई जो है वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा उनको ग्रो करना है ना तो इसके लिए इनको ब्लड सप्लाई चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, तो इसकी वजह से ये लोग एंजियोजेनेसिस करवाते हैं। एंजियोजेनेसिस होती है ताकि डिमांड जो है वो जो सेल की डिमांड है ना वो पूरी हो सके, ठीक है। अच्छा, अब एंजियोजेनेसिस
के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं। स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स में हमारे पास वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आ जाता है, जिसमें ए भी होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। इसके अलावा प्लेसेंटल इंड्यूस ग्रोथ फैक्टर होता है, इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है, एंजियोपोइटिन 1, 2 वगैरह होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनहिबिटर्स की बात करें ना, तो इनहिबिटर्स में हमारे पास थ्रोम्बोस्पोंडिन होता है 1, एंडोस्टैटिन होता है, वास्कुलोस्टैटिन होता है, एंजियोस्टैटिन होता है। दोबारा बताता हूँ, थ्रोम्बोस्पोंडिन 1, एंडोस्टैटिन, वास्कुलोस्टैटिन एंड एंजियोस्टैटिन, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है और कैंसर में क्या होता है। ये डायग्राम ज़रा मैं भी है, लेकिन आप लोग अपने लिए खुद बना लेना। I'm gonna एक्सप्लेन कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ये वेस्कुलर एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आता है ना, तो ये जो हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर होता है ना, तो इसको एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर के साथ हमारे पास वॉन हिपल लॉन्डी प्रोटीन अटैच हो जाता है, VHL, ठीक है। वॉन हिपल लॉन्डी प्रोटीन अटैच हो जाता है। ये जब वॉन हिपल लॉन्डी प्रोटीन हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर अल्फा के साथ बाइंड हो जाएगा ना, तो हमारे पास एंजियोजेनेसिस होगी नहीं, ठीक है, और हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर की डिग्रेडेशन हो जाएगी। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर तो बन जाता है, ठीक है, लेकिन इसके साथ हमारे पास वॉन हेपल लॉन्डी प्रोटीन नहीं बाइंड होता। क्यों नहीं बाइंड होता? क्योंकि वॉन हेपल लॉन्डी प्रोटीन नाइट्रोसाइलेटेड होता है। जब वो नाइट्रोसाइलेटेड होगा तो वो हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर के साथ नहीं बाइंड होगा, जिसकी वजह से हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर अकेला रह जाएगा, ठीक है, विच इज़ गुड थिंग फॉर कैंसर। तो हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर के साथ हमारे पास अल्फ़ा के साथ बीटा बाइंड हो जाएगा, हाइपॉक्सी इंड्यूस अल्फ़ा के साथ हाइपॉक्सी इंड्यूस फैक्टर बीटा बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कैंसर की स्प्रेड भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। Hello everyone, so this is the continuation of the hallmark of cancer, and in this video we're going to do the ability to metastasize and invade. So in this we're gonna have 2 points, like mainly we're gonna be having 2 points. First there is going to be invasion into extracellular matrix, ठीक है। मतलब ये extracellular matrix में जो है ये कैंसरियस सेल्स जो होते हैं ये इन्वेड करते हैं, ठीक है। अब इन्वेजन के बाद ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से ब्लड वेसल में जाएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म मैं सारा बता दूंगा, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स कर लेते हैं ना। तो एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इन्वेड करता है, और इसके अलावा हमारे पास वास्कुलर डिविजन्स होती हैं, होमिंग ऑफ ट्यूमर सेल होती है और कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्यूमर सेल होती है, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास है प्राइमरी ट्यूमर, ठीक है, प्राइमरी ट्यूमर है। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पहले इन्वेड करेगा, नहीं ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे इन्वेड करेगा। इन्वेड करने के बाद ये ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल में जो है ना ये यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, या तो ब्लड वेसल में जाके अटैच हो जाएगा, इसके अलावा गुजरेगा, फिर इसके बाद जो है ना ये हमारे पास जहाँ पे इसने मेटास्टेसाइज करना है, जहाँ पे इसने ग्रो करना है ना, वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ पे इसकी मेटास्टेसिस और होमिंग वगैरह हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना उनकी लूजनिंग अप होती है, ठीक है। लूजनिंग अप कैसे होती है कि जैसे ये देखो ना, हमारे पास जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना इनके बीच में अटैचमेंट होती है ई कैडहेरिन मीडिएटेड, ठीक है। ये ई कैडहेरिन मीडिएटेड अटैचमेंट होती है। अब ई कैडहेरिन के जो अंदर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम कहते हैं बीटा कैटेनिन, ठीक है। देखो ई कैडहेरिन मीडिएटेड अटैचमेंट होती है और पीछे जो होता है बीटा कैटेनिन होता है। अब देखो अब ई कैडहेरिन जो है ये मतलब अटैचमेंट डिटैचमेंट में कैसे कन्वर्ट होगी कि हमारे पास जो ई कैडहेरिन है ना इसकी डीएक्टिवेशन हो जाएगी। किस तरीके से होगी? या तो हमारे पास बीटा कैटेनिन जो अटैच है ना इसकी एक्टिवेशन हो जाएगी, और या तो हमारे पास स्नेल एंड ट्विस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। क्या है स्नेल एंड ट्विस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? अच्छा अब हमारे पास जो सेल्स जो है वो तो एक दूसरे से अलहदा हो गए, ठीक है। अब अलहदा होने के बाद हमारे पास ये क्या करेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और इंटरस्टिशियम मतलब कलेक्टिवली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिस्ट्रक्शन जो है ना वो हमारे पास किस तरह करेगा? बाय रिलीजिंग सम प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब प्रोटियोलिटिक एंजाइम कौन से होंगे? मेटालोप्रोटीनेज 9 होगा, ठीक है। इसके अलावा यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होगा और कैटेप्सिन डी होगा। दोबारा बताता हूँ, मेटालोप्रोटीनेज 9, यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड कैटेप्सिन डी की वजह से
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब डिस्ट्रक्शन तो हो गई है, अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में मूव करना शुरू करेगा ना। मूवमेंट के बाद ये माइग्रेट करेगा, लोकोमोट करेगा और फिर ब्लड वेसल के अंदर एंटर होगा। जो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो पहले ये आपस में अटैच थे, अटैचमेंट के बाद ये अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में वो करना शुरू हो गए, उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो गई है, उसमें अपना पाथवे बनाना शुरू कर दिया ना। अब ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन में मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इन्वेड हुआ है, उसके अलावा उसके बाद ब्लड वेसल में एंटर हुआ है। ब्लड वेसल में एंटर होने के बाद अब ये साइट जहाँ पे इसने मेटास्टेसाइज होना है ना, उधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास होती है वॉस्कुलर डिसेमिनेशन, मतलब अब ब्लड वेसल में ये चला गया ना, तो ब्लड वेसल में या तो ये अलोन प्रेजेंट होगा ये सेल, ठीक है, या तो ये प्लेटलेट्स के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है, और या तो ये आपस में क्लम्प्ड हुए होंगे, ठीक है। अलोन होगा, या तो ये प्लेटलेट के साथ होगा, या तो ये आपस में ही क्लम्प्ड होके प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास अब फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेटलेट के साथ बाइंड है ना, तो इस पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि अगर ये प्लेटलेट के साथ बाइंड है ना, तो इसकी सर्वाइवलशिप जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कोगुलेटिंग पाथवे जो होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद ब्लड वेसल में तो जा चुका है, अब ब्लड वेसल से इसको निकलना भी है ना, रिलीज़ भी होना है, तो रिलीज़ जो है ना दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक प्राइमरी साइड पे डिपेंड कर रहा होता है और एक जो है ये फर्स्ट कैपिलरी बेड जो आती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। प्राइमरी साइड पे डिपेंड कर रहा होता है और फर्स्ट कैपिलरी बेड पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब प्रोस्टेट कैंसर है ना, वो हमारे पास वर्टिब्रल जो बोन्स होती है ना वहाँ तक स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी साइड प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक स्प्रेड करेगा, मतलब वो उसकी मेटास्टेसिस जो है वर्टिब्रल बोन्स तक हो सकती है, ठीक है। तो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, प्राइमरी ट्यूमर पे, प्राइमरी साइट ऑफ प्राइमरी ट्यूमर पे, और इसके अलावा फर्स्ट कैपिलरी बेड पे। अब होता है ऑर्गन ट्रॉपिज्म। ऑर्गन ट्रॉपिज्म ये होता है कि जब जहाँ पे इसने मेटास्टेसाइज करना है ना वहाँ तक ये पहुँच गया, ठीक है। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद ना हमारे पास ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, ये इसका और इसके अलावा डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी अटैचमेंट डिपेंड कर रही होती है कि एडहेरेंस इनकी कैसी होगी, ठीक है। अगर इनकी एडहेरेंस अच्छी है ना तो मतलब ये स्प्रेड मेटास्टेसिस शुरू हो जाएगी। अगर एडहेरेंस ही नहीं है तो मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे अटैचमेंट नहीं होगी, रिसेप्टर लिगैंड अटैच नहीं होगा, तो वो अटैच नहीं होंगे तो कैंसर कैसे स्प्रेड होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना जैसे ब्रेस्ट कैंसर की इन लोगों ने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स और हमारे पास डिफरेंट लाइगेंड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास CXCR4 के लिए हमारे पास CXCL12 होता है, ये इसके साथ बाइंड करता है। CXCR4 के साथ CXCL12 बाइंड करता है और CCR7 के साथ CCL21 बाइंड करता है। CCR7 के साथ CCL21 बाइंड करता है। अच्छा, अब हमारे पास होती है ऑर्गन ट्रॉपिज्म। ऑर्गन ट्रॉपिज्म तो एक तो हमने कह दिया कि लाइगेंड और रिसेप्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, दूसरा ये डिपेंड कर रहा होता है एनवायरनमेंट पे। अगर एनवायरनमेंट सूटेबल होगी फॉर द ग्रोथ ऑफ द कैंसर तो वो ग्रोथ होगी, अगर सूटेबल नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इवेजन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की इवेजन हो जाती है, मतलब इम्यून सेल्स होते हैं वो काम ही नहीं करते। अब कैंसर हमें ये तो पता है ना, कैंसर किन लोगों को होता है, या तो वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, ठीक है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज लोगों में कैंसर की जो एफिनिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और या तो कैंसर इम्यूनिटी को डिप्रेस कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। अच्छा, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास जो डीएनए रिपेयर सिस्टम होते हैं, तीन टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर सिस्टम होते हैं। या तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर सिस्टम होता है, और वो होता है रिकम्बिनेंट रिपेयर सिस्टम होता है, ठीक है। मिसमैच रिपेयर था, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर सिस्टम था और रिकम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम था, ठीक है। लेकिन अब कैंसर में क्या होता है, कैंसर में हमारे पास इन तीनों में म्यूटेशन हो जाती है। अब म्यूटेशन की वजह से अब हर एक रिपेयर की म्यूटेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट कैंसर्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मिसमैच रिपेयर सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा ना, तो हमारे पास हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोनिक कैंसर सिंड्रोम होता है। अब हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस
कोलोनिक कैंसर सिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मली हमें पता है ना कि जो जी होता है वो सी के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और ए जो होता है वो टी के साथ बाइंड होता है, लेकिन इसमें मिसमैच हो जाती है, मतलब जी या टी के साथ बाइंड हो जाए या इसके अलावा सी जो है वो ए के साथ बाइंड हो जाए, तो इट्स नॉट प्रॉपर ना, ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ना क्या होता है कि हमारे पास ऑन्कोजेंस का लेवल ज़्यादा हो जाता है हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस में, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी भी हो जाती है, ठीक है, माइक्रोस्टिलेट इंस्टेबिलिटी, और इसमें एक होती है माइक्रोस्टिलेट टेंडिंग। अब नॉर्मली टेंडिंग जो होता है ना उसमें हमारे पास मतलब एक ब्लॉक है ना न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसमें हमारे पास 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टेंडिन में, लेकिन जब हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस होता है ना तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का टेंडिन होता है ना, तो इसमें ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना या तो कम हो जाते हैं या तो ज़्यादा होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। अब ये जो डीएनए मिसमैच रिपेयर सिस्टम में म्यूटेशन होती है ना, मेनली बैक्स जीन इनकोडिंग ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा टाइप 2 की वजह से होती हैं, ठीक है, सही है, इनमें म्यूटेशन की वजह से मेनली होती हैं, ठीक है, कि बैक्स में प्रॉपर ब्रैक्स ठीक नहीं है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ठीक नहीं है वगैरह, ठीक है। अब आते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा जो होता है ना ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो वो होता है ना न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर जो सिस्टम का ये वाला, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर सिस्टम, उसमें मसला होता है। अब इसमें होता है क्या, फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब हमारे पास स्किन पे सनलाइट जो होती है वो पड़ती है, यूवी रेज पड़ते हैं ना सनलाइट की वजह से, तो हमारे पास जो पायरिमिडीन सीक्वेंस होता है ना उसकी हमारे पास लिंकिंग हो जाती है, नॉर्मल की बात है, ठीक है, पायरिमिडीन सीक्वेंस जो है उसकी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जो नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर प्रोसेस से बराबर हो जाती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कैंसर है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन ही नहीं हो रही, मतलब न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में प्रॉब्लम है ना, तो हमारे पास जो पायरिमिडीन रेसिड्यू है ना उसकी क्रॉस लिंकिंग ही होगी। जब वो क्रॉस लिंकिंग ही होंगे ना तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास स्किन कैंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो रिकम्बिनेंट रिपेयर में म्यूटेशन थी ना तो उसकी वजह से हमारे पास मेनली एक तो ब्लूम सिंड्रोम होता है, एक एटेक्सिया चैलेंजिया वगैरह होता है, ठीक है, दैट्स इट। अब हम आते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थैंक यू। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग कार्सिनोजेनिक एजेंट्स करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, केमिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं, रेडिएशन कार्सिनोजेंस होते हैं, माइक्रोबियल एनवायरमेंटल मेडिकेशन वगैरह से कैंसर्स हो सकते हैं, लाइफस्टाइल की वजह से हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्रोनिक डिजीज़ेस और हेरिडिटरी भी हो सकता है कार्सिनोजेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग केमिकल कार्सिनोजन पे आते हैं। केमिकल कार्सिनोजन में हमारे पास मेन जो है ना वो 3 चीज़ें होती हैं। एक इनिशिएटर होता है, सॉरी पहले इनिशिएटर आता है, ठीक है, फिर प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, इनिशिएटर पहले होता है, फिर प्रमोटर होता है, फिर म्यूटेशन प्रोपिगेशंस होती हैं, ठीक है, इनिशिएटर प्रमोटर म्यूटेशन एंड प्रोपिगेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, देखो अगर फॉर एग्जांपल इनिशिएटर आ गया ना और हमारे पास प्रोमोटर्स, फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिनोट किया हुआ है, इनिशिएटर को इस सेंस से, प्रोमोटर को इस सेंस से, सिर्फ इनिशिएटर आया तो और प्रोमोटर नहीं आया तो कैंसर नहीं होगा, सिर्फ प्रोमोटर आया तो कैंसर नहीं होगा, इनिशिएटर आया फिर उसके बाद प्रोमोटर आया तो कैंसर होगा, अगर पहले प्रोमोटर आ गया फिर इनिशिएटर आ गया तो कैंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है केमिकल कार्सिनोजेनेसिस का लाइक जो टेबल है ना बुक में, रॉबिन्स में भी बना हुआ है। क्या होता है कि केमिकल कार्सिनोजन होता है, ठीक है, इसमें हाईली इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होता है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होता है, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डीएनए की डैमेज शुरू हो जाती है। अब डैमेज डीएनए बनता है जिसकी वजह से प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है और कैंसर हो जाता है। दोबारा बताता हूँ, केमिकल कार्सिनोजन होता है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप होता है, उसमें वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाता है, डीएनए के साथ बाइंडिंग की वजह से, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो डैमेज जो है वो
परमानेंट डीएनए डैमेज हो जाती है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है और कैंसर शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास केमिकल कार्सिनोजन जो है ना वो दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग जो होते हैं ना उनको कोई मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो दे आर द एक्टिव फॉर्म एजेंट्स, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं ना ये हमारे पास पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद जो है ये अपने एक्शन करते हैं। और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होते हैं ये मोर पावरफुल होते हैं, ठीक है। अब इसकी ना क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ना। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं ना तो उसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक एल्काइलेटिंग ग्रुप होता है और एक होता है एकाइलेटिंग ग्रुप। एल्काइलेटिंग ग्रुप में प्रोपियोलैक्टोन होता है एंड डाईमिथाइल सल्फेट होता है, ठीक है। डाईमिथाइल सल्फेट, प्रोपियोलैक्टोन एंड ट्राईमिथाइल सल्फेट। जो एकाइलेटिंग एजेंट होते हैं ना तो उसमें एसिटाइल इमिडाजोल होता है एंड डाईमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटाइल इमिडाजोल एंड डाईमिथाइल कार्बामाइल क्लोराइड, ठीक है। अब हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग आ जाती है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास पॉलीसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पॉलीसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो पॉलीसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं तो उसमें हमारे पास बेंज एंथ्रासीन होता है एंड बेंजपायरीन होता है। अब जो एरोमेटिक अमाइंस और एजोडाइज वगैरह है ना तो उसमें हमारे पास बीटा नेफ्थेलमीन आता है और बेंजीडीन आता है, ठीक है। बीटा नेफ्थेलेमीन एंड बेंजीडीन। अब प्लांट और माइक्रोबियल जो है ना उसमें एफ्लाटॉक्सिन बी याद रखना है, बीटल नट एंड ग्रेसियोफिल्विन। अदर्स में हमारे पास बहुत सारे हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं, निकल्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा अल्कोहल वगैरह, निकोटीन, स्मोकिंग वगैरह, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे दूसरा पार्ट जो है रेडिएशन कार्सिनोजेंस। अब को बहुत सारी रेडिएशन जो होती हैं वो कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं, यूवी रेज हो सकती हैं, एक्सरे रेज हो सकती हैं, इसके अलावा रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हो सकती हैं, न्यूक्लियर फिजन्स वगैरह हो सकती हैं। अब देखो हम लोगों ने ना यूवी रेस की वजह से अब कौन से कैंसर हो सकते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, इसके अलावा बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, मेलेनोमा वगैरह होता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा होता है। दोबारा बता दो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसके अलावा बेसल सेल कार्सिनोमा एंड मेलानोमा एंड जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसा तो हम प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके हैं ना, कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक्सक्रीशन रिपेयर में मसला होता है जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग ऑफ पैरामिडीन रेजिड्यू जो होता है ना वो ठीक नहीं होता डीएनए रिपेयर प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से बंदे को कैंसर हो जाता है। दूसरा जो है ना रेडियो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना तो उसकी वजह से, जैसे जापान में जब हिरोशिमा और नागासाकी वाले बॉम्बिंग हुई थी ना तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंसर जो हो गए थे वो अराइज हो गए थे, ठीक है। वो उसी रेडिएशन की वजह से हुए थे जो आज तक वो लोग भुगत रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं माइक्रोबियल कार्सिनोजेंस पे, ठीक है। माइक्रोबियल कार्सिनोजेंस जो होते हैं ना वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है ना तो उसमें हमारे पास आते हैं एच पाइलोराई जो बुक में लिखा हुआ है रॉबिन्स में, ठीक है। इसके अलावा नाइजोरिया गोनोरिया भी हमारे पास कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। अब ऑन्कोजेनिक जो वायरसेस होते हैं ना तो इसमें ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस आ जाता है। ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरस में ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 आ जाता है एंड इसके अलावा हेपेटाइटिस सी आ जाता है। और ऑन्कोजेनिक डीएनए में हमारे पास जो है वो स्मॉल डीएनए वायरस आते हैं, इसके अलावा लार्ज डीएनए वायरसेस आते हैं और अदर्स आते हैं। स्मॉल डीएनए वायरस में एडिनो आता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आता है, एडिनो वायरस एंड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब लार्ज डीएनए वायरस में हमारे पास हर्पीस एप्स्टेन बार वायरस आता है और कापोसी सार्कोमा आता है। लार्ज डीएनए वायरस में एप्स्टेन बार वायरस आता है, कापोसी सार्कोमा आता है और अदर्स में हेपेटाइटिस बी आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जो ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरसेस थे ना तो सबसे पहले हम लोग आएंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है ना मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगा, ठीक है, जो हमारे रॉबिन। अब ऑन्कोजेनिक आरएनए जो वायरसेस होते हैं ना तो इसमें हमारे पास हमने क्या दिया था ना, एक हेपेटाइटिस सी वायरस है, एक हमारे पास ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 था, ठीक है। अब जो ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 है ना इसका मैकेनिज्म तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, लेकिन ये मेनली टी सेल ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास कॉज करते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब इसका मैकेनिज़्म सबसे पहले करते हैं। देखो, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1 जो है ये हमारे पास हेल्पर टी सेल्स के साथ बाइंड हो जाता है। जब ये हेल्पर टी सेल्स के साथ बाइंड होता है ना तो एक कम्प्लेक्स बन जाता है ना वायरस और हेल्पर टी सेल का। अब ये कम्प्लेक्स जाके हमारे पास डिफरेंट साइटोकाइंस के साथ बाइंड हो जाता है। साइटोकाइंस के साथ बाइंड होने के बाद पहले पॉलीक्लोनल टी सेल प्रोलिफरेशन होती है, फिर मोनोक्लोनल टी सेल प्रोलिफरेशन होती है एंड अल्टीमेटली हमारे पास ल्यूकेमियाज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, नॉर्मली हमारे पास जो वायरसेस होते हैं ना रेट्रो वायरस, तो उसमें गैग पोल एंड इन्फ होता है, ये तो हम लोग को पता है एफएससी की नॉलेज से। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो ये ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1 होता है ना, तो इसमें हमारे पास एक जीन होता है जिसको हम एक यूनिक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं PX। ठीक है, PX। अब PX में हमारे पास डिफरेंट जीन्स होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन है ना जिसका फंक्शन सारे होते हैं वो होता है टैक्स। ठीक है, अब टैक्स के जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जो PI3 काइनेज वाला सिस्टम था ना उसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से AKT एंड ऑल दो स्टफ बनता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास साइक्लिन का लेवल ज़्यादा करता है। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं उनको लेवल कम करता है, जीनोमिक इंस्टेबिलिटी कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट साइटोकाइंस एंड रिसेप्टर्स बनाते हैं 2R 2 एंड 2 इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 2R इंटरल्यूकिन 15 इंटरल्यूकिन 15R। ठीक है, ये हमारे पास ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ये जो था DNA वायरस था ना। अच्छा देखो, स्मॉल DNA वायरस। अब इसमें हमारे पास जो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना ये कौन कौन से कैंसर्स कॉज करता है। ये हमारे पास बिनाइन स्क्वेमस सेल पैपिलोमा कॉज कर सकता है। ठीक है, बिनाइन स्क्वेमस सेल पैपिलोमा, ठीक है, जिसको आप वॉर्ड्स कहते हो। इसके अलावा ये हमारे पास मैलिग्नेंट वॉर्ड्स भी कॉज करता है। इसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द एनोजेनिटल रीजन एंड ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी कॉज करता है 20% लोगों में। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास डिफरेंट जीन्स होते हैं ना, 1 2 4 और 7 जो होता है ये हमारे पास स्क्वेमस सेल पेपिलोमा कॉज करता है। ठीक है, बिनाइन स्क्वेमस सेल पेपिलोमा। ठीक है, फिर इसके बाद 1 2 4 7 6 11 जो है ना ये मैलिग्नेंट वॉर्ड कॉज करता है, और 16 और 18 जो होता है ना ये हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्वाइकल एंड एनोजेनिटल रीजन कॉज करता है, एंड 20% लोगों में ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा भी ये कॉज करता है वायरस। ठीक है, देखो सबसे पहले 1 2 4 7 जो था वो हमारे पास बिनाइन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉज कर रहा था जिसको आप बिनाइन जो है वो वॉट कहते हो। ठीक है, मैलिग्नेंट वॉट जो है वो 6 11 की वजह से हो रहा था, और 16 और 18 जो होता है ये हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्वाइकल एंड द एनोजेनिटल रीजन कॉज करता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ना जिसमें हमारे पास एक हमारे पास हैबिटेट HPV-E7 होता है और HPV-E6 होता है। ठीक है, अब HPV-E7 जो होता है ना ये हमारे पास P21 को डीएक्टिवेट करता है। ठीक है, और HPV-E6 जो होता है ये हमारे पास P53 को डीएक्टिवेट करता है। मतलब याद रखना है कि छोटे के साथ बड़ा और बड़े के साथ छोटा। ठीक है, देखो देखो इसमें क्या होता है कि 7 जो है E7 वो 21 को डीएक्टिवेट कर रहा है, E6 जो है वो 53 को। अब 21 जो है हमें पता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है। अब इनहिबिटर्स काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सेल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, कैंसर ज़्यादा होगा ना। और E6 जो होगा ये P53 क्या करता है कि हमारे पास वही एपोप्टोसिस वगैरह इन चीज़ों का लेवल ज़्यादा कराता है। अब P53 एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली एपोप्टोसिस वही चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं एप्स्टाइन बार वायरस। ठीक है, एप्स्टाइन बार वायरस जो होता है ना ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस कॉज करता है। इसके देखो बर्केट्स लिम्फोमा कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमास कॉज करता है। बर्केट्स हो गया, हॉजकिन हो गया, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, NK सेल्स हो गए, और टी सेल लिम्फोमा। दोबारा बता देता हूँ, बर्केट्स लिम्फोमा, टी सेल लिम्फोमा, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ठीक है, NK सेल्स कार्सिनोमा, इसके अलावा गैस्ट्रिक हो गया और हॉजकिन हो गया। ठीक है, इसकी म्यूटेशन हो जाती है और कैंसर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू।